जब कातिल ने काम को अंजाम दिया, उस समय कैमरे का लेंस एक खूबसूरत औरत से ढक गया था, जबकि उसे प्रशिक्षित किया गया था कि वह लेंस को हमेशा लक्ष्य पर रखे। लेकिन इंसानी फितरत उसे रोक न सकी और उसकी नज़रें भटक गईं। कातिल ने समझ लिया कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो वह तुरंत शांत हुआ और अपनी घड़ी की ओर देखा। यह उसके लिए सबसे सही समय था, जब वह बंदूक को थाम कर हत्या की तैयारी में ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता था। जब फू हाओ फिर से मैदान में आया, कार्ल ने बिना झिझक ट्रिगर दबाया, लेकिन ऐन मौके पर वह खूबसूरत महिला अचानक से गोली पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। कार्ल तुरंत हॉल में एक और शॉट लेने गया, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड को उसके शूटिंग पॉइंट का पता चल गया और उन्होंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया। एक स्नाइपर को आमतौर पर सिर्फ एक ही मौका मिलता है। कार्ल ने जल्दी से बंदूक उठाई, जमीन से कचरा समेटा, हेलमेट पहना और बिल्डिंग से उतर गया। जैसे ही अलार्म घड़ी बजी, पुलिस कार पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थी। कार्ल ने एक गली में जाकर गोली की मैगजीन फेंकी और फिर नदी में भी फेंक दी। अपराध का सबूत पूरी तरह से मिटा दिया। इसके बाद वह एक सुविधा स्टोर में गया, अपने कपड़े उतारे, शरीर को अच्छी तरह साफ किया और यहाँ तक कि दाढ़ी भी बना ली। जब वह निकला तो इत्र छिड़क लिया। सब कुछ पूरी तरह से नियोजित था। टैक्सी रोककर वह एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। जाने से पहले उसने बंदूक निकालकर फेंक दी ताकि लाश का कोई सुराग न मिले। उसने रसोई में लगे फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से डस्टबिन में फेंका, लेकिन सिक्योरिटी चेक में एक पुलिस डॉग लगातार उसकी ओर देख रहा था। कार्ल ने भले ही शरीर की गंध को साफ किया था, लेकिन वह उस कुत्ते की नाक से बच नहीं पाया। इसलिए उसने फ्लाइट छोड़ने का फैसला किया और बाथरूम में जाकर फिर से शरीर को साफ किया, यहाँ तक कि वॉश बेसिन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जीत हार का फैसला छोटे छोटे डिटेल से होता है। कार्ल ने दूसरी फ्लाइट बुक कर ली, लेकिन जैसे ही वह विमान में चढ़ने वाला था, उसके बॉस का फोन आया। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, कहने भर से काफी था। कार्ल जानता था कि जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या में असफलता होती है, तो कभी कभी खुद हत्यारे को भी चुप करा दिया जाता है। अब संभव था कि उसके पीछे दो तरफ से शिकारी लग चुके हों। फोन काटने के बाद कार्ल ने अपना सिम कार्ड निकाला और फोन तोड़ दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। लेकिन फिर भी वो फ्लाइट की तैयारी से पीछे नहीं हटा और हर तरफ सतर्क नजर रखी। उसे एक आदमी पर शक हुआ जो चश्मा पहने हुए लगातार उसे देख रहा था। कार्ल ने तुरंत दूसरा फेक आइडेंटिटी कार्ड निकाला और बीच रास्ते में फ्लाइट ट्रांसफर कर लिया। लेकिन संयोगवश वह चश्मे वाला आदमी भी ट्रांसफर कर गया और दोनों एक ही पोस्ट ऑफिस में फिर से दिखे। अब यह तय हो चुका था कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा है। कार्ल ने रिस्क न लेते हुए अगली सुबह की फ्लाइट के लिए योजना बनाई और एयरपोर्ट होटल में रुक गया। उसने खाना ऑर्डर किया और यह पुष्टि की कि वेटर ही आया है। फिर वह दरवाजे के पास एक जाल तैयार करने लगा, लेकिन उसके पास असली हथियार नहीं थे। इसलिए उसने दरवाजे की हैंडल पर एक कांच का गिलास रखा और दरवाजे के कोने पर एक प्लेट। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, गिलास गिरकर प्लेट पर आवाज करता। कार्ल ने रसोई का चाकू उठाया, सामने की कुर्सी पर बैठ गया और लाइट बंद कर दी। सौभाग्य से रात शांतिपूर्ण रही। चश्मे वाला आदमी फिर नहीं दिखा और कार्ल ने राहत की सांस ली। वह विमान में चढ़ा और डोमिनिकन रिपब्लिक लौट गया। उसकी कार एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन कार्ल ने अभी भी खुद को ढीला नहीं छोड़ा। वह लगातार रास्ता बदलता रहा। यह ध्यान रखता रहा कि कोई कार उसके साथ समानांतर न चले, क्योंकि एक जैसी स्पीड का मतलब अचानक गोली चलने का खतरा। पूरे दिन भटकने के बाद कार्ल घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे जमीन पर दो बड़े पैरों के निशान दिखे। ये उसकी पत्नी के जूते नहीं थे। पास में कुछ सिगरेट्स के टुकड़े पड़े थे। ये इस बात का सबूत था कि कोई लंबे समय से घर के बाहर बैठा था। ये चोरी की स्टाइल नहीं थी, ये किसी हत्यारे की चाल थी। कार्ल ने तुरंत कार से बंदूक निकाली और पेड़ों की एड में दौड़ते हुए घर की ओर भागा। उसे घर के पास जमीन पर और भी पैरों के निशान दिखे। इसका मतलब था कि कोई घर में घुस चुका था। वह दौड़ते हुए घर में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी पत्नी गायब थी। कार्ल तुरंत बेडरूम की ओर भागा। कमरा बुरी तरह से बिखरा हुआ था। दीवार पर खून के धब्बे थे। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया और पता चला कि वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। उसी समय एक आदमी और एक औरत अचानक घर में घुस आए और उसके सिर पर हमला किया।